में विधानसभा के चुनाव फरवरी मार्च में होंगे 2022 में। यहाँ के होने वाले चुनाव पर नजर सिर्फ यूपी पर ही नहीं रहती है, बल्कि पूरे देश की नजरें इस पर लगी रहती हैं। या हम यूं कहें तो शायद गलत नहीं होगा कि पूरे विश्व की नजरें यूपी के चुनाव परिणाम पर लगी रहती हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश के चुनाव के परिणाम ही देश में होने वाले आम चुनाव को काफी प्रभावित करते हैं। और इसीलिए हम लगातार कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश का चुनाव नहीं होगा, बल्कि ये रण होगा, और ये रण महाभीषण होगा। रण महाभीषण होगा, क्या करेगा अकलियत? 2022 की तैयारी में जुटे दिग्गज, अब रण होगा महाभीषण। मुस्लिम वोट जुटाने में लगी पार्टियां। यूपी में 143 सीटों पर है मुस्लिम वोटों का प्रभाव। 70 सीटों पर मुस्लिम आबादी करीब 25%। 73 सीटों पर 30 से 50%। मुस्लिम वोट बढ़ने पर भाजपा को होता है फायदा। 1991 से 2012 तक चला MY कॉम्बिनेशन। 19% मुस्लिम और 11% यादव। कॉम्बिनेशन से यूपी और बिहार में लगातार बनती रही सरकारें। यूपी में मुलायम तो बिहार में लालू प्रसाद यादव रहे चैंपियन। अल्पसंख्यकों ने मायावती का भी दिया साथ। 2007 के विधानसभा चुनाव में मायावती का ऐलान, करीब 165 टिकट मुस्लिमों को देने का किया था ऐलान, बाद में सिर्फ 100 टिकट दिए। अल्पसंख्यक समुदाय का मानना, मायावती बन गई हैं भाजपा की बी टीम। ओवैसी भी बन गए हैं मुस्लिम वोटों के बड़े दावेदार। पीस पार्टी अध्यक्ष डॉक्टर अयूब 2012 में विधायक बने। डॉक्टर अयूब का अच्छा उभार हुआ, लेकिन पीस पार्टी को तोड़ा गया। आजम खान ने पार्टी नेताओं को तोड़कर सपा में मिलाया। पीस पार्टी के टुकड़े टुकड़े कर दिए। 2017 में पीस पार्टी का एक भी विधायक नहीं जीता। कांग्रेस ने अल्पसंख्यकों के लिए खोला पिटारा। सपा की तरफ अल्पसंख्यकों का झुकाव। अगर वोटों का होता है ध्रुवीकरण तो भाजपा की जीत। पिछले 3 एपिसोड में हमने आपको दिखाया दलितों के बारे में, फिर पिछड़ों के बारे में, और उसके बाद ब्राह्मणों के बारे में, और हम इस बार आपको तफसील से बताएंगे अल्पसंख्यकों के बारे में। दरअसल उत्तर प्रदेश में करीब 19 से 20% अल्पसंख्यक है, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। करीब 143 सीटों पर ये निर्णायक भूमिका अदा करता है, और यही कारण है कि 403 विधानसभा में से 143 सीटों पर निर्णायक भूमिका अदा करने के कारण इसकी भूमिका काफी बढ़ जाती है और इसका महत्व काफी बढ़ जाता है। इसीलिए सारे दलों की नजर इस पर लगी रहती है कि कैसे इस एकमुश्त मिलने वाले वोट बैंक को हथियाया जाए और प्रदेश में सरकार बनाई जाए। 1989 से 91 के बीच में उत्तर प्रदेश में 3 धाराएं फूटी, मंडल, कमंडल की, और इसके बीच में से जो तीसरी धारा फूटी वो थी अल्पसंख्यकों की। 91 में बाबरी मस्जिद शहीद होने के बाद से ये बन गया पूरी तरीके से एक वोट बैंक और अपने वजूद की लड़ाई लड़ने लगा। इसी कारण वो किसी न किसी पार्टी को पूरी तरीके से समर्थन करता रहा जिससे कि उनका कल्याण होता रहे। इससे पहले वो ये कांग्रेस का वोट बैंक हुआ करता था और कांग्रेस लंबे समय तक इसके सहारे उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि देश में भी सरकारें बनाती रही। लेकिन 1989 के बाद में ये वोट बैंक कांग्रेस से जो छिटका, उसके बाद वो सपा से आकर के जुड़ गया और मुलायम सिंह यादव कहलाने लगे, क्योंकि मुलायम सिंह यादव ने राम भक्तों पर गोली चलवाई थी और उसके बाद से ये पूरा वर्ग जो है
समाजवादी पार्टी के साथ में आ खड़ा हुआ। 1989 के बाद में अल्पसंख्यक वोट बैंक लगातार समाजवादी पार्टी के साथ में जुड़ा रहा और मुलायम सिंह यादव को मुख्यमंत्री बनाता रहा। हालांकि बीच बीच में उसने बहुजन समाज पार्टी का भी रुख किया और उनकी भी नैया पार लगाई। 2007 में पूरी तरीके से तो नहीं, लेकिन आंशिक तरीके से जरूर ये वर्ग मायावती के साथ में जुड़ा और सरकार बनाने में सहयोग किया। उत्तर प्रदेश में अक़लियतों की आबादी करीब 4 करोड़ है और ये 4 करोड़ किसी सरकार बनाने में अहम किरदार निभाते हैं, इसलिए लगातार पार्टियां इनको अपने तरफ लाने की कोशिश करती रहीं। लेकिन 2013 में जब नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार घोषित किया गया भारतीय जनता पार्टी की ओर से, उसके बाद से देश की फिलॉसफी ही बदल गई। अभी तक जो पार्टियां अल्पसंख्यकों की राजनीति करती रहीं, उसको भारतीय जनता पार्टी ने ये कह के दीवार के किनारे लगा दिया कि ये तुष्टीकरण का काम करती हैं और बहुसंख्यकों को एकत्रित कर दिया। लंबे समय से अल्पसंख्यकों के वोट पर अपनी राजनीति करने वाले और सरकार बनाने वाले दल अब एकदम पीछे हट गए और यही कारण था कि 2014 में भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिला और देश में उनकी सरकार बनी। 2017 के चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी वनवास झेल रही थी और वो 47 सीटों पर आकर के सिमट जाती थी। लेकिन 2017 में अमित शाह ने यहाँ पर मुस्लिम तुष्टीकरण का जबरदस्त तरीके से विरोध किया और इसका परिणाम ये रहा कि अल्पसंख्यक जहां अभी तक एकजुट होकर के वोट डाल रहे थे, तो इस बार बहुसंख्यकों ने वोट डाला और उत्तर प्रदेश में 325 विधायक जिता करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनवा दी। इसने पूरी तरीके से यूपी की राजनीति को बदल कर रख दिया। जो राजनीतिक पार्टियां अब तक अल्पसंख्यक वोट के लिए मारामारी करती थी, वो अब इससे धीरे धीरे किनारा करने लगी। 2017 के बाद ऐसी राजनीति बदली कि अल्पसंख्यकों की राजनीति करने वाले दल अब भगवा की शरण में चले गए। मायावती सरीखी नेत्री जो पहले कभी बौद्ध धर्म के काफी करीब मानी जाती थी, उन्होंने हाथ में त्रिशूल धारण कर लिया। इतना ही नहीं, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव अब मूर्तियां लगवा रहे हैं और रामलला के दर्शन की बात कर रहे हैं। तो वहीं कांग्रेस की मुखिया उत्तर प्रदेश की इंचार्ज प्रियंका गांधी वाड्रा भी हनुमान जी के दर्शन कर रही हैं, तो मंदिर मंदिर जा रही हैं और राहुल भी मंदिर का दौरा कर रहे हैं। यानी कि अब पूरी राजनीति अल्पसंख्यक से हट करके बहुसंख्यक पर आकर के सिमट गई है। अब 2022 का रण है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि ये अल्पसंख्यक वोट क्या करेगा। हालांकि इसको लुभाने के लिए सारे राजनीतिक दल लगे हुए हैं। कांग्रेस भी शिद्दत से इसमें काम कर रही है, समाजवादी पार्टी तो कर ही रही है और बसपा भी कर रही है, लेकिन कोई खुलकर इनकी बात नहीं कर रहा है। वोट तो सभी चाहते हैं, लेकिन खुलकर बात करने से डर रहे हैं कि कहीं उन पर ये तमगा न लग जाए कि वो अल्पसंख्यक तुष्टीकरण का काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनको हार का मुंह देखना पड़े। और भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है कि किसी भी तरीके से ये जो 4 करोड़ वो है मुस्लिम, यानी कि जो 20% मुस्लिम है, उसका बंटवारा किया जाए, उसको इतना बांट दिया जाए कि वो एक मुफ्त किसी के पास न जाए और किसी की सरकार न बन पाए। इस वोट बैंक का बंटना ही भारतीय जनता पार्टी की जीत सुनिश्चित कराएगा और यही कारण है कि ओवैसी उत्तर प्रदेश में आए हैं, या यूं कहा जाए कि उनको लाया गया है, जिससे कि इस वोट बैंक का ध्रुवीकरण उनकी तरफ कराया जा सके, इस वोटों का बंटवारा कराया जा सके और जीत दर्ज कराई जा सके। असदुद्दीन ओवैसी AIMIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष लगातार उत्तर प्रदेश में दौरा कर रहे हैं और अपने आप को मुस्लिमों का असली हिमायती बता रहे हैं, लेकिन मुस्लिम उन पर भरोसा नहीं कर रहा है। उनको लग रहा है कि ये भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है और वो सिर्फ यहाँ पर वोटों का बंटवारा करने के लिए आए हैं। तो उम्मीद कर सकते हैं कि जिस तरीके से बंगाल में उनको नाकामी मिली, उसी तरीके से उत्तर प्रदेश में भी वो कामयाब नहीं होंगे, ऐसा अल्पसंख्यकों का मानना है। हमारी जो लगातार उनसे बात हुई है, वो यही कह रहे हैं कि ओवैसी की दाल उत्तर प्रदेश में गलने वाली नहीं है।
देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। डैडी को पसंद क्लासिकल गाना और बेटा यमला पगला दीवाना। दोनों के अलग है रंग, पर दोनों का एक अनोखा स्वाद। कमला पसंद, अनोखा स्वाद। 2022 का सियासी आगाज, किसके सिर सजेगा ताज? कौन होगा सूबे का अगला सरताज? समर अभी शेष है। देखिए के न्यूज के साथ शनिवार रविवार रात 9 बजे प्रबुद्ध चौहान के साथ। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। करें अपने जीवन को कृतार्थ, सुने श्रीमद् भागवत कथा रोज प्रातः 6 बजे मेरे साथ सिर्फ के न्यूज इंडिया पर। कोर्ट कचहरी के ना लगे चक्कर, सबसे अधिक यही है बेहतर। लेकिन बढ़ ही जाए पाला तो कहां जाए, क्या करें? घबराए नहीं, अब हर मुश्किल होगी आसान। के न्यूज इंडिया पर वकील आपका देगा समाधान। कीजिए कॉल, पूछिए अपने सवाल 0512 23900031 और 0512 23900032। वकील आपका हर रविवार दोपहर 3 बजे केवल के न्यूज इंडिया पर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। अब सवाल ये उठता है कि अगर ये वोट ओवैसी के साथ नहीं जाएगा तो किसके साथ जाएगा? कांग्रेस इसके लिए लगातार कोशिश कर रही है, लेकिन सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद में ये भेद खुल गया कि कांग्रेस ने लंबे समय तक इसका वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल तो किया, लेकिन मोटर मैकेनिक से आगे बढ़ करके इनको कभी कुछ बनने नहीं दिया। इनकी जो स्थिति है, जो राष्ट्रीय औसत है, उससे साक्षरता की दर भी इनके में काफी कम नजर आती है। और दूसरा, चाहे केंद्रीय नौकरी हो चाहे राज्य की नौकरी हो, सब में इनका जो प्रतिनिधित्व है वो काफी कम नजर आता है। और यही कारण है कि ये वोट बैंक कांग्रेस से काफी दूर चला गया, काफी छिटक गया। कोशिश कर रही है कांग्रेस, लेकिन उनके पास जाना अभी इतना आसान नहीं होगा। हालांकि कांग्रेस ने अभी तमाम बड़े वादे किए हैं और इन वादों के साथ में वो मस्जिदों में पर्चे भी बांट रही है। शुक्रवार को जिस दिन बड़ी जमात होती है, उस दिन कांग्रेस के लोग बाहर निकल करके मस्जिदों में जा करके पर्चे बांट रहे हैं और उनका विश्वास जीतने की कोशिश कर रहे हैं। अब उनकी ये जो तैयारी है और उनकी ये जो कार्यशैली है कितना प्रभावित करेगी ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन फिलहाल अभी उनसे अल्पसंख्यक वर्ग रूठा नजर आ रहा है। अल्पसंख्यक वोट अभी तक टैक्टिकल वोटिंग करता रहा है। टैक्टिकल वोटिंग का मतलब है कि वो अपने लोगों को ज्यादा से ज्यादा वोट करता रहा है। जिस भी पार्टी से मुसलमान उम्मीदवार खड़ा होता है, ये उसी को वोट करता है। और यही कारण है कि हर पार्टियां इनके उम्मीदवारों को उतारती रही हैं और चुनाव जीतती रही हैं। लेकिन अब स्थितियां काफी बदल गई हैं। अब अल्पसंख्यकों को अपने वजूद की लड़ाई लड़नी पड़ रही है। कभी 63 से 64 विधायक लाने वाले अल्पसंख्यक आज 26 विधायकों पर आकर के सिमट गए हैं। उनकी स्थिति 1963 वाली हो गई है। ऐसे में उनका वजूद ही खतरे में पड़ गया है और उनको लगता है कि अब ऐसी रणनीति बनानी पड़ेगी जिससे कि न सिर्फ उनके ज्यादा से ज्यादा लोग जीत के आए, बल्कि जो उनकी मनपसंद पार्टी है
जो उनकी खैर खबर रखने वाली पार्टी है, जो उनकी हिमायती पार्टी है, उसको जीत मिले और भारतीय जनता पार्टी को मात मिले। ऐसे में वो समाजवादी पार्टी के सबसे नजदीक नजर आ रहा है। उसको लगता है कि यही एक पार्टी है जो भारतीय जनता पार्टी को हरा सकती है। लेकिन समाजवादी पार्टी को इस बात का ख्याल रखना होगा कि कहीं उस पर एक बार फिर से तुष्टीकरण का तमगा लगा तो अल्पसंख्यक तो उनके पास जाएगा, लेकिन बहुसंख्यक एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की ओर एकत्रित हो जाएगा और 2017 के परिणाम की तरह एक बार फिर से वही परिणाम यहाँ पर रिपीट हो सकते हैं। यही कारण है कि समाजवादी पार्टी बहुत ही सूझबूझ के काम कर रही है और उसने जो अपना माई कॉम्बिनेशन था, यानी कि मुस्लिम और यादव, उसको भी बदल दिया है। अखिलेश यादव ने कह दिया है कि माई का मतलब होता है कि मुस्लिम और यादव नहीं होता है, बल्कि इसका मतलब होता है महिला और युवा। अल्पसंख्यक वोट पाने के लिए जहां सारी पार्टियां मशक्कत कर रही हैं, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी की रणनीति इससे कुछ जुदा है। दरअसल यूपी में जो 4 करोड़ अल्पसंख्यक हैं, उनमें से 50% की आबादी महिलाओं की है, यानी करीब 2 करोड़ महिलाएं हैं और इन महिलाओं पर भारतीय जनता पार्टी की नजर लगी हुई है। यही कारण है कि जो 3 तलाक का मुद्दा उठा करके इन महिलाओं को अपनी ओर लाने की कोशिश की गई है और कोशिश ये की जा रही है कि कम से कम 5% जो राष्ट्रवादी मुस्लिम है उनका वोट हासिल किया जाए और इसमें काफी हद तक पार्टी कामयाब भी हुई है, क्योंकि केंद्र में अल्पसंख्यक विभाग है, उत्तर प्रदेश में भी अल्पसंख्यक विभाग है, उत्तर प्रदेश के संगठन में भी अल्पसंख्यक विभाग है और केंद्र में भी अल्पसंख्यक संगठन विभाग है। तो ऐसे में मुस्लिमों को वहां पर एडजस्ट किया जाता है और अल्पसंख्यक यानी कि अकलियतों को ये पता है कि यहाँ पर भी उनका कुछ हिस्सा मिल सकता है, इसलिए राष्ट्रवादी 5% मुस्लिम भारतीय जनता पार्टी के साथ में खड़ा हो जाता है। तो पार्टी एक और जहाँ पर इन 5% वोट बैंक पर नजर लगाए हुए है, तो वहीं बाकी 95% वोट बैंक को वो बांट देना चाहती है, जिससे कि उसका बंटवारा हो जाए और किसी एक पार्टी को इसका लाभ ना मिले। अब तक अकलियत यानी कि मुस्लिम सुबह से ही लंबी लंबी लाइन में लगा करके वोट देता था, जिससे कि वो दिखा सके कि वो कितना जागरूक है और अपनी पार्टी को कितना सपोर्ट करता है। उसका यही काम उसके लिए उसके खिलाफ हो गया और भारतीय जनता पार्टी ने वो बड़ी बड़ी फोटो दिखा करके बहुसंख्यकों में ये डर और ये भय पैदा कर दिया कि अगर आपने वोट नहीं डाला तो अल्पसंख्यकों की सरकार बनती रहेगी और आपका भला नहीं होगा। लेकिन अब अल्पसंख्यकों ने ये नीति और ये टैक्टिक अपनी बदल दी है। अब अल्पसंख्यक कह रहा है कि वो इस तरह से वोट नहीं करेगा, बल्कि दिन भर वोट करेगा, लगातार वोट करेगा, तो एक मुश्त एक समय पर जाकर के वोट नहीं करेगा, जिससे कि भारतीय जनता पार्टी वो तस्वीर दिखा करके, वो वीडियो दिखा करके बहुसंख्यकों को बहला ना पाए, फुसला ना पाए, उनको बरगला ना पाए और उनको एकजुट ना कर पाए। 2012 के विधानसभा चुनाव में 68 विधायक जीत कर आए थे मुस्लिमों के, लेकिन उसके बाद से राजनीतिक परिदृश्य पूरी तरीके से बदल गया। 2014 में एक भी सांसद मुस्लिम का नहीं चुना गया, ये बड़े आश्चर्य की बात थी। और 2017 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो मात्र 26 विधायक ही चुन करके आ पाए। और अब बात अगर 2019 की करें तो 2019 में भी सिर्फ 3 सांसद ही, वो भी बसपा के टिकट पर जीत करके लोकसभा पहुंचे थे। उत्तर प्रदेश की मैं बात कर रहा हूं। और इनसे भी बुरी हालत तब हो गई जब अभी हाल में हुए जिला पंचायत चुनाव में 75 के 75 जिले हैं, जहां पर कम से कम 30 जिलों में उनकी बहुमत की आबादी है, वहां से भी एक भी यानी कि पूरे 75 जिलों में से एक भी अल्पसंख्यक या अकलियत जिला पंचायत अध्यक्ष नहीं चुना जा सका। 2014 के चुनाव के बाद में अकलियतों का अस्तित्व ही खतरे में पड़ गया है। राजनीतिक अस्तित्व की हम बात कर रहे हैं और अपने इसी राजनीतिक अस्तित्व को बचाने की जद्दोजहद कर रहा है अब ये अल्पसंख्यक वर्ग। 2022 के चुनाव में उसने जो रणनीति बनाई है कि वो चुपचाप वोटिंग करेगा, एक साथ वोटिंग नहीं करेगा, बल्कि उन दलों को सपोर्ट करेगा जो उसकी हिमायती हैं। और वो हिमायती पार्टी अभी तो फिलहाल समाजवादी पार्टी नजर आ रही है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी भी पीछे नहीं है और अकलियत थोड़ा बहुत उनके पास भी जा सकता है, क्योंकि वो भी जो उम्मीदवार उतारेंगी उसमें से मुस्लिम भी होंगे। और कांग्रेस भी इससे पीछे नहीं है, क्योंकि कांग्रेस को लगता है कि उत्तर प्रदेश में ना सही बल्कि
पूरे देश की राजनीति में ये अहम किरदार निभा सकते हैं और 2024 का जो चुनाव होगा उसमें वो उनको जिताने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। इसलिए मंदिर मंदिर तो जा रहे हैं राहुल और प्रियंका, लेकिन अक़लियतों को लुभाने की भी लगातार कोशिशें की जा रही हैं। अब अक़लियत वाकई में कैसे अपना वजूद बचा पाएगा, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। अरे गुंडों की शामत लाई और खत्म किया है भ्रष्टाचार। अरे छा गई